बाइस्कोप की बातें एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसके नाम से ही प्यार की महक आती है। एक ऐसे प्यार की जिसे बेहद सही मायने में मृत्यु से भी परे का प्यार कहा जाना चाहिए। लेकिन मेरी इस बात से आपकी समझ में शायद जो बात आएगी वैसी बात वाला प्यार नहीं है ये कैसा प्यार है ये आप प्रोग्राम और फिल्म की कहानी के दौरान ही जान पाएंगे। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करें, जिसे खोजबीन कर कागज पर उतारने का काम किया है अशोक अय्यर ने और प्रोग्राम को तैयार करने में सहायक हैं PKA नायर। हर हफ्ते की तरह बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। मित्रों, दुनिया में जितनी भी कहानियां लिखी और कही गई हैं, उनमें सबसे अधिक संख्या ऐसी कहानियों की है जिनका विषय होता है प्रेम। प्रेम के वैसे कई स्वरूप हैं, अर्थात ममता, स्नेह, प्रणय। लेकिन शायद सबसे पावन और सबसे उत्तम प्रेम वो है जो ईश्वर से किया जाता है। और ईश्वर से प्रेम करने का सबसे सरल उपाय यह है कि सब जीवों से प्रेम किया जाए। दूसरे शब्दों में अपने मन का, अपने तन का, यहां तक कि अपने जीवन का भी औरों के लिए उपयोग किया जाए। खैर, प्रेम की परिभाषा वाली बात कुछ और दार्शनिक मोड़ ले, इसके पहले आपको यह बता दूं कि आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जिसमें प्रेम के इसी उत्तम रूप को दर्शाया गया है। फिल्म का नाम भी पवित्र प्रेम का ही दूसरा नाम है, अनुराग। फिल्म अनुराग के निर्माता, निर्देशक और कथाकार शक्ति सामंत, पटकथा लेखक विनोय चटर्जी और मधुसूदन कालेलकर, संवाद लेखक ब्रजेंद्र गौड़, छायाकार आलोक दास गुप्ता, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार SD बर्मन। फिल्म अनुराग के सितारे थे अशोक कुमार, नूतन, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, सत्येन कप्पू, मदन पुरी, अभि भट्टाचार्य और मास्टर सत्यजीत। विशेष भूमिका में थे राजेश खन्ना। अनुराग निर्माता शक्ति सामंत की फिल्म थी। ये बनी थी सन 1972 में, लेकिन इस फिल्म के लिए रिकॉर्ड किए गए सचिन देव बर्मन की धुनों से सजे गाने आज भी बड़े अनुराग के साथ सुने जाते हैं। सुन रे पवन, सुन रे पवन, पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली अकेली, तू सहेली मेरी बन जा साथिया। सुन रे पवन, पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली अकेली, तू सहेली मेरी बन जा साथिया, तू बन जा साथिया। अनुराग शीर्षक से एक फिल्म सन 1956 में भी बनी थी। उस पुरानी अनुराग की विशेष बात यह थी कि उसका निर्माण मशहूर गायक स्वर्गीय मुकेश ने किया था और केवल निर्माता ही नहीं, मुकेश इस फिल्म के हीरो और संगीतकार भी थे। निर्देशक थे मधुसूदन और हीरोइन थी उषा किरण। किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं, किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, आज हम जिस अनुराग फिल्म की बातें करेंगे वो बॉक्स ऑफिस पर भी हिट हुई थी और इसके गाने भी हिट हुए थे। अनुराग से पहले शक्ति सामंत आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग जैसी बेहद कामयाब फिल्मों का निर्माण कर चुके थे। फिल्म अनुराग की कहानी का मूल सूत्र था दादा और पोते का रिश्ता, और यह रिश्ता एक सच्ची कहानी से प्रेरित था।
शक्ति सामंत के एक घनिष्ठ मित्र थे जिन्हें काफी मन्नतों के बाद पोते का सुख मिला था, मगर नसीब की बात ये सुख ज्यादा देर नहीं टिका। जब वो बच्चा 5 साल का हुआ तो उसे ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो गया। अच्छे से अच्छे और महंगे से महंगे इलाज के बावजूद वो बचा नहीं। अपने मित्र के साथ हुई इस दर्दनाक घटना ने शक्ति सामंत के दिल को कहीं गहरे तक छुआ था और इसी छुअन से प्रेरित होकर उन्होंने फिल्म अनुराग की स्टोरी लाइन लिखी। इस कहानी के 4 मुख्य पात्र थे। पोते से बेपनाह प्यार करने वाले दादाजी, प्यारा और चंचल पोता चंदन, चंदन की विधवा मां और एक अनाथ अंधी लड़की शिवानी, जिसे नन्हे चंदन ने अपनी दीदी बना लिया था। भाई कहाँ चले गए सब लोग? अरे दादाजी, दादाजी! हाँ, क्या कर रहे हो तू अंदर? अंदर हो, चलो तुम्हें दिखाता हूँ क्या दिखाएगा? देखो तो सही, दीदी और माँ कभी कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं और कभी कभी एक दूसरे गले मिलती हैं। अच्छा, दोनों में इतना प्यार हो गया? बड़ी प्यारी लड़की है बाबूजी। अरे वाह वाह, क्या जादू कर दिया बेटी तुमने। माँ को अपनी बेटी अच्छी नहीं लगेगी तो और किसी लगेगी। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। लेकिन दादाजी आप चले कहाँ गए थे? अरे मैं तो मोहल्ले भर के लड़कों को बुलाने गया था कि आकर देखो चंदन की बहन आई है, लेकिन कोई था ही नहीं, सब खेलने चले गए थे। खैर बेटी, मैं तुम्हें हरी के यहाँ ले चलता हूँ। वो बड़ा आकड़ता है कि बड़ी अच्छी स्टैचूज बनाता है, लेकिन देखे तो सही मेरी बेटी कैसी बनाती है। आओ। जा बेटी। जिन दिनों फिल्म अनुराग की कहानी की पटकथा पर शक्ति सामंत के लेखक मधुसूदन कालेलकर और बिनोय चटर्जी काम कर रहे थे, तभी शक्ति सामंत को एक आइडिया सूझा। फिल्म अनुराग की नायिका नेत्रहीन थी और वो फिर से केवल तभी देख सकती थी जब उसका कॉर्निया ग्राफ्टिंग हो सके, यानी कोई उसे नेत्रदान दे। तो कहानी में यह जोड़ा गया कि चंदन मरते वक्त अपनी आंखें शिवानी को दे जाता है और शिवानी की अंधेरी दुनिया में एक बार फिर रोशनी हो जाती है। आज नेत्रदान या आई बैंक के बारे में लोग काफी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन सन 1972 में यह बात उतनी प्रचलित नहीं थी और फिल्म अनुराग में शक्तिदान ने एक संदेश के रूप में इस बात को लोगों तक पहुंचाया था। क्राफ्टिंग यानी दूसरे की आंखें? जी हाँ राय साहब, अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऐसा ही ऑपरेशन कर चुका हूँ। एक आदमी का सीरियस एक्सीडेंट हो गया था और मरते वक्त वो अपनी आंखें दान कर गया। मैंने 1 घंटे के अंदर उसकी आंखों की ग्राफ्टिंग कर दी और उस मरने वाले की आंखों से एक अंधे की दुनिया रोशन हो गई। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा महान आदमी तो किसी को भाग से ही मिल सकता है जो अपनी आंखें किसी दूसरे को दे दे। मैंने तो सोचा था अगर ये लड़की देखने लगे तो। आप निराश न होइए राय साहब। डॉक्टर सुनील जी, आप आई बैंक के टच में रहिए, जरूर कोई ना कोई मौका मिल जाएगा। जब फिल्म अनुराग की कास्टिंग यानी कलाकारों के चयन की बारी आई तो स्नेहवत्सल दादाजी के किरदार में चुने गए अशोक कुमार। अशोक कुमार को फिल्म अनुराग की कहानी तो अच्छी लगी थी, लेकिन उनका विचार था कि यह फिल्म चल नहीं पाएगी। हां, एक आध पुरस्कार बटोरने में भले ही ये कामयाब हो जाए, मगर मजे की बात यह हुई कि उनकी ये शंका निर्मूल साबित हुई। अनुराग शक्ति सामंत की अब तक बनाई गई सभी फिल्मों में सबसे कम लागत में बनी थी और इसने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। विनोद मेहरा ने शक्ति सामंत की फिल्म अमर प्रेम के लिए एक छोटा मगर महत्वपूर्ण रोल किया था। फिल्म अनुराग में उन्हें बतौर हीरो साइन किया गया। मौसमी चटर्जी को शक्ति सामंत ने बंगला फिल्म बालिका बोधू में देखा था। फिल्म अनुराग की नायिका शिवानी के चेहरे पर जो मासूमियत शक्ति सामंत को चाहिए थी, उसके लिए उन्हें मौसमी चटर्जी बिल्कुल सही लगी। फिल्म अनुराग के हिट होने के बाद विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी की रोमांटिक जोड़ी पर्दे पर हिट हो गई और फिर ये जोड़ी कई फिल्मों में दिखाई दी। मसलन शंकर जयकिशन के संगीत से सजी फिल्म नगर की फिल्म दो झूठ। छतरी नखो उड़ जाएगी हवा तेज है, अरे खोलने दे ये भीग जाएंगे बारिश तेज है। चित्रशाला के द्वारा बनाई गई रफ्तार। मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ, मैं तेरी हीर हूँ, तेरी तकदीर हूँ। निरुक मर जाने
रानिए नी सुन रानिए, मैं तेरा यार हूँ, तेरा दिल। सिने आई के बैनर पर बनी उस पार। तुमने पिया दिया सब कुछ मुझको अपनी प्रीत देके, राम करे यूं ही बीते जीवन तुम्हारे गीत गाके। गौतम पिक्चर्स की फिल्म उमर कैद। याद रहेगा प्यार का ये रंगीन ज़माना। फिल्म अनुराग में कैंसर से जूझते हुए नन्हे चंदन का रोल मास्टर सत्यजीत ने निभाया था। सत्यजीत के पिता दलजीत भी पंजाबी फिल्मों के हीरो थे और हिंदी में भी उन्होंने 60 के दशक में कई स्टंट फिल्में की थीं। फिल्म अनुराग से सत्यजीत बतौर बाल कलाकार जम गए। हाँ, ये और बात है कि बाद में बड़े होकर जब वे हीरो बने तो बिल्कुल नहीं चले। बाल कलाकार के तौर पर सत्यजीत ने जो हिट फिल्में की उनमें हरे राम हरे कृष्ण, बिदाई, चाचा भतीजा और शोर वगैरह के नाम लिए जा सकते हैं। चंदन की विधवा मां के रोल में थी नूतन। बाबूजी, किसे फोन किया आपने? मैंने सुनील से कह दिया कि आई बैंक के सर्जन को। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। होने दो बहू, होने दो, मान जाओ बहू, आओ मेरे साथ। फिल्म अनुराग में राजेश खन्ना ने भी एक दिलचस्प किरदार निभाया था, गंगा राम फूलवाले का। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना की लोकप्रियता बुलंदी पर थी, चारों तरफ उनका क्रेज था। इसके बावजूद राजेश खन्ना ने फूलवाले का छोटा सा रोल कैसे किया, ये एक दिलचस्प दास्तान है। जब राजेश खन्ना को मालूम हुआ कि आराधना और अमर प्रेम के बाद शक्ति सामंत फिल्म अनुराग बना रहे हैं, तो उन्होंने शक्ति सामंत को फोन करके पूछा कि क्या फिल्म अनुराग में उनके लिए कोई रोल नहीं है। इस समय तक फिल्म अनुराग के मुख्य किरदारों का चयन हो चुका था, इसलिए शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को जवाब दिया कि सारे रोल फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ फूल वाले गंगाराम का रोल बाकी है, लेकिन वो रोल बहुत छोटा है। शक्ति सामंत हैरान रह गए जब राजेश खन्ना ने इस छोटे से रोल को करने के लिए भी हां कर दी। वैसे शक्ति सामंत ने अपनी तरफ से फूल वाले गंगाराम के रोल के लिए सुजीत कुमार को साइन करना चाहा था, जो उन्हें देहाती किस्म के रोलों के लिए कुछ ज्यादा जम रहे थे, क्योंकि सुजीत कुमार ने कई भोजपुरी फिल्में की थीं। मगर शक्ति सामंत राजेश खन्ना की बात कैसे टालते, यानी गंगाराम का रोल राजेश खन्ना को मिल गया और ये छोटा सा रोल जैसे जैसे फिल्म बनती गई, बढ़ता बढ़ता बड़ा होता गया और फिल्म पूरी होते होते एक महत्वपूर्ण किरदार में बदल गया। राम करे बबुआ हमार फुलवा को हमरी उमर लगी जाए, पतझर आए बसंत ऋतु जाए, हो जाए चंपा चमेली मुस्काए, राम करे बबुआ। आइए अब फिल्म अनुराग की कहानी का भी जायजा लें। शिव बाबू यानी अशोक कुमार से एक हादसे में उनका जवान बेटा छिन गया था। उन्होंने अपने पोते चंदन यानी सत्यजीत में ही जीवन की खुशियां ढूंढनी शुरू कर दी थीं। चंदन अब उनकी आंखों का तारा था और चंदन के लिए भी दादाजी ही सब कुछ थे। चंदन जैसे दादाजी का कृष्ण कन्हैया था और उसे प्यार करना दादाजी के लिए पूजा से कम नहीं था। जानती हो माँ, दादा मुझे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तू ही मेरा कृष्ण गोपाल है, भगवान है। अच्छा माँ, तू ही बताओ, भला मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ? भगवान तो गाय के साथ खेलते थे, मैं तो अपने कुत्ते के साथ खेलता हूँ। बेटे, ये जमाने की बात है। उस जमाने में लोग गाय पालते थे, अब कुत्ते बालते हैं। तो बहू एक बार बस बहुत हो गया, चल अब स्कूल का वक्त। जा स्कूल जा। टाटा टाटा। बाबूजी, हाँ बुआ। आप एल्बम देख रहे थे? हाँ, आज बहुत दिनों के बाद सुनील को देखकर अरुण की याद आ गई। 7 साल हो गए, एक एक्सीडेंट के बहाने भगवान ने अरुण को हमसे छीन लिया। दूध पी लीजिए बाबूजी। रख दो बहू, बाद में पी लूंगा। सुनो, ये चंदन सो गया क्या?
अभी नहीं। क्यों? आज जरा अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, सोच रहा था कि बुला लो। रहने दो बहू, बदमाश मेरे पास कहाँ सोने वाला है। वो तो हमेशा यही कहता है कि मैं दादाजी के पास सोऊंगा, मैं ही रोक लेती हूँ। रात भर बिस्तर पर इधर से उधर नाचता रहेगा, न खुद सोएगा ना आपको सोने देगा। अच्छा, दादाजी से मेरी शिकायत हो रही है? अरे बदमाश, देखा चुप चुप के हमारी बातें सुन रहा था। कुछ नहीं सुना माँ, सिर्फ इतना सुना कि दादाजी चाहते हैं कि मैं उनके पास हूँ, इसलिए मैं अपना तकिया भी ले आया हूँ। क्यों दादाजी, अच्छा किया? अरे बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। देखो अब दादाजी को तंग न करना, चुपके से सो जा। जाती कहाँ हूँ माँ, मुझे सुला के तो जाओ। रोज रोज की जिद अच्छी नहीं, सो जाओ। अरे माँ को जाने दे, मैं तुझे सुलाता हूँ। नहीं नहीं दादाजी, अगर तुम गाओगे ना तो मैं सुबह तक नहीं सो सकूंगा। गाओगे ना? हाँ बाबूजी, इसे हर रात लोरी सुनने की आदत पड़ गई है। जब तक मैं गाऊंगी नहीं ये सोएगा। तू का पट्टा, तू अकेले अकेले लोरी सुनता है बहू? आज तो लोरी मैं भी सुनूंगा। चल लेट जा। सुना। चंदन सिर्फ दादाजी की आंखों का ही तारा नहीं था, वो फूल वाले गंगाराम का भी दुलारा था। अरे ई लो, ये तो बहुत अच्छे फूल है गंगा काका। अरे गंगाराम की दुकान के हैं, कोई अरे गहरे के है नहीं। अरे जौने तौन हम तोहार वास्ते चुन चुन के लाए हैं ये फूल। हाँ, इसका नाम है दिलखुश गुलाब का दिलखुश गुलाब। हाँ। अच्छा गंगाराम भैया चले। अच्छा टाटा। टाटा। ए बबुआ, आज शाम को हम तोहार साथ किट किट खेलेंगे। अरे गंगा काका, कितनी बार का है? किट नहीं, क्रिकेट। हुई ना। अरे वो हमारे साथ मजाक मत करो। शिव बाबू के साथियों में एक थे अमीचंद यानी मदनपुरी। वो शहर के बड़े रईसों में से एक थे, मगर कंजूसी का आलम यह था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लाला जी, क्या? 40 पैसे निकालो। 40 पैसे? बेरंग है। दीनदयाल गुप्ता, कानपुर। सारा बैंक किसी भेजता, वापस कर दो उसे। देखो तो किसकी चिट्ठी वापस कर रहे हो? देखो। अरे ये तो मेरे भाई की चिट्ठी, और आप वापस कर रहे हैं? शर्म करो, शर्म करो। रात दिन पैसा ही पैसा, तुम्हारे लिए तो पैसा ही सब कुछ है। हाँ, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। एक दिन शिव बाबू के घर एक चिट्ठी आई। बहू। जी बाबूजी। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी क्यों लिखी? वो तो फोन भी कर सकते थे। यही तो मुसीबत है। उन्होंने लिखा है, जब भी मैं अनु को अपने घर आने के लिए फोन करता हूँ वो टाल देती है, इसलिए आपको लिख रहा हूँ, हो सके तो अनु और चंदन को 2 दिन के लिए भेज दीजिए, वगैरह वगैरह। इस मुसीबत को तुम ही सुलझा सकते हो, जाओ। मैं कैसे जाऊँ बाबूजी? आपकी यहाँ देखभाल कौन करेगा? नहीं, इसकी फिक्र तुम मत करो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ चंदन 2 दिन से ज्यादा मुझे छोड़कर रह नहीं सकेगा। चंदन नहीं रह सकेगा या आप उसके बगैर नहीं रह सकेंगे? नहीं, ये बात नहीं बहू, मैं बात यही है वो। अपनी माँ के साथ चंदन नाना के घर पहुंच तो गया, लेकिन दादाजी से दूर वो कब तक रह सकता था। अरे सुनती हो, कहाँ हो? देखो अन्नू आई है और साथ में नाती महाराज भी पधारे हैं। नमस्ते नानी जी। जीते रहो बेटा। तुमने तो कहा था अन्नू नहीं आएगी, देखा संदीप जी को जरा सी चिट्ठी लिखी, फौरन भेज दिया उन्होंने। ऐसा भी क्या बेटी, हमसे क्या गलती हो गई जो तूने आंखें फेरी? ऐसा न समझो माँ, बाबूजी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है ना। माँ, हम दादाजी के पास कब चलेंगे? लो सुनो, बेटे को सिखा के लाई है क्या? देखो बेटा, तुम तो हमेशा दादाजी के पास रहते हो, कितने दिनों के बाद आए हो, कुछ दिन हमारे साथ भी रहो। नहीं, ये बात नहीं है। जब हम आ रहे थे
तो दादाजी ऐसे देख रहे थे। समझ गया बेटा, दादाजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए। उन्हीं के प्यार से तो इतना जिद्दी हो गया है। आओ चलो अंदर चल बेटा चल। एक दिन चंदन ननिहाल से गायब हो गया। आखिर गया कहाँ? न घर पहुँचा न सुनील के यहाँ। तुम बेकार की चिंता कर रही हो माँ, वो शैतान यहीं कहीं खेल रहा होगा, फिर भोला भी तो उसके साथ है। हेलो, कौन? बाबूजी? नहीं, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। क्या कह रही हो बहू, अब तक नहीं आया? पर वो कहाँ चला गया होगा? बहू तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए था। अरे शैतान तो यहाँ मौजूद है। आपने मुझे वहाँ पर 2 दिन के लिए भेज दिया। अरे बदमाश, वहाँ तुझे लोग ढूंढ रहे हैं, मैं यहाँ परेशान हूँ। तू गया कहाँ था? मैं तो बस में बैठ कर आ रहा था। अरे अकेले क्यों आया? भोला को साथ क्यों नहीं लाया? भोला माँ से पूछता और माँ मुझे आने देती। बेटा माँ तुझे आने तो नहीं देती, तूने बहुत अच्छा किया है यहाँ तू चला आया। अच्छा चल। अरे तेरी माँ टेलीफोन पर है, मैं जो कहूँ कहना। माँ मैं बस में बैठ कर चला आया। मैं बस में बैठ कर चला आया। मैं दादाजी के साथ रहूंगा। मैं दादाजी के साथ रहूंगा। तुम्हें वहाँ रहना है तो रहो। तुम्हें वहाँ रहना है तो रहो। रख दे। इसके कई दिनों बाद एक दिन जब चंदन सागर किनारे अपने कुत्ते डिंकी के साथ खेल रहा था तो उसके कानों में किसी के गाने की आवाज पड़ी। कोई तो हो ऐसा पूछे बात जो, गिरूं तो पकड़ ले रे हाथ जो। कोई तो हो ऐसा पूछे बात जो, गिरूं तो पकड़ ले रे हाथ जो। हंसे रोए सदा मेरे साथ जो, सोए जागे संग दिन रात जो। ऐसे हो मिलन जैसे धूप छैया, मैं हूँ अकेली अलबेली, तू सहेली मेरी बन जा साथिया। सुंदरी पवन पुरवैया, मैं हूँ अकेली अलबेली, तू सहेली मेरी बन जा साथिया, तू बन जा साथिया। ये गाना गा रही थी शिवानी यानी मौसमी चटर्जी। चंदन ने अपनी ठोकर से शिवानी के द्वारा बनाया गया रेत का घर तोड़ दिया तो एक सच्चाई भी जाहिर हुई और शिवानी की खूबियां भी। ये क्या तुम देख नहीं सकती? कौन है मित्रन जी? मैं हूँ चंदन। चंदन? अरे तुम तो बहुत छोटे हो, मेरे छोटे भाई की तरह। लेकिन तुमने बिना देखे कैसे बना दिया? मैं हाथों से छूकर सब समझ लेती हूँ। अरे वाह, तब तो तुम मेरे कुत्ते की भी मूर्ति बना सकती हो ना? हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारा कुत्ता? मैं अभी उसे लाता हूँ। है ना बिल्कुल तुम्हारे कुत्ते की तरह? बिल्कुल। एक दिन मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम्हें देख के सब बहुत खुश हो जाएंगे। तुम्हारे घर में कौन है? माँ है, दादाजी हैं। बोलो कब खिलोगे? जब तक स्कूल वाले परमिशन ना दे मैं कैसे जा सकती हूँ? ठीक है, मैं अपनी माँ से जरूर कहूँगा। अच्छा। घर आकर चंदन ने अपने दादा और माँ को शिवानी के बारे में बताया तो वो भी हैरान रह गए। देख नहीं सकती और उसने रेत से डिंकी की मूर्ति बना दी। हाँ माँ। कितनी बड़ी लड़की है? मुझसे बड़ी है। माँ मुझको छू छू कर कहने लगी कि तुम तो मुझसे बहुत छोटे हो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ और तुम मेरे छोटे भाई हो। अरे वाह, उसने तुझे अपना छोटा भाई बना लिया? हाँ दादाजी, मैंने उससे कहा मैं तुम्हें अपने दादा से मिलाऊंगा, अपनी माँ से मिलाऊंगा। तो फिर उसे साथ ले आते। क्यों बाबूजी? अरे हाँ, क्यों साथ क्यों नहीं ले आया उसे? मैंने उससे पूछा था, उसकी टीचर कहने लगी कि हम छोटे बच्चों के साथ नहीं भेजते, अगर आप जाओगे ना आपके साथ जरूर भेजेगी। कहाँ रहती है वो? ब्लाइंड स्कूल में। अरे ब्लाइंड स्कूल वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ बहू, उस लड़की को कल ले आऊँ? दादाजी प्लीज। कल ले आऊंगा। शिव बाबू ने चंदन से किया गया वादा पूरा किया और उसे लेकर वे शिवानी के ब्लाइंड स्कूल पहुंचे। दीदी। कौन? चंदन? हाँ दीदी, मेरे दादाजी आए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा घर। बेटी, जब से चंदन तुमसे मिला है हर वक्त तुम्हारी बातें करता है। ये मेरे दादाजी हैं। बस क्या बना रही हो? अरे वाह, तुम तो बड़ी सुंदर मूर्ति बनाती हो। हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा होशियार लड़की यही है। अच्छा बेटी, तुम हमारे घर चलोगी?
जब शिवानी चंदन के घर आई तो उसने चंदन की मां का दिल भी जीत लिया। शिवशंकर शिवानी को लेकर अपने मूर्तिकार दोस्त राय साहब के यहां जा पहुंचे। ये कौन है? इसी के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। लड़की बड़ी गुणी है, इसे दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी का भी चेहरा छूकर मूर्ति बना लेती है। अच्छा? हाँ, मैं चाहता हूँ इसे तुमको सिखाओ। हाँ हाँ, जरूर सिखाऊंगा। आओ बेटी, बोलो, तुम क्या बनाओगी? जो आप कहेंगे। तुम मेरा चेहरा बनाओ ना। नहीं 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 नहीं, जो जिंदा है उनकी मूर्ति कहीं नहीं बनाई जाती। हाँ क्यों हरी? हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। आओ बेटी, मैं बताता हूँ तुम क्या बनाओगी। ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है, तुम इसे बनाओ। इस कुर्सी पर बैठो। अच्छा तो हरी, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, आप जाइए बेटी, थोड़ी देर तुम यहाँ बैठो, मैं प्लास्टर वगैरह लेकर आता हूँ। शिवानी मूर्ति बनाने लगी। तभी वहां सेठ अमीचंद का बेटा राजेश यानी विनोद मेहरा भी आ पहुंचा। अरे बेटा राजेश, तुम यहाँ कैसे? क्या बताऊं दादाजी, पिताजी इस बार ब्लाइंड स्कूल के एनुअल फंक्शन में प्रेसिडेंट बन रहे हैं। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं। और उन्होंने 10,000 रुपए डोनेट करने का वचन दिया है। क्या कहते हो राजेश? अम्मी चंद 10,000 रुपए दे रहे हैं? ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दादाजी, उनकी एक शर्त है। भाई 10,000 रुपए दे रहे हैं, शर्त तो जरूर होगी। क्या शर्त है? वहाँ उनका एक स्टैच्यू लगना चाहिए। ब्लाइंड स्कूल में स्टैच्यू? जी। देखेगा कौन, सब तो अंधे हैं वहाँ। ये तो मैं भी सोच रहा था। ये क्या? उनकी फोटो है दादाजी। अच्छा अच्छा, इसी फोटो से स्टैच्यू बनेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल दिख ही रहा है वो अपने ब्लाइंड स्कूल के प्रेसिडेंट है। यहीं राजेश की मुलाकात शिवानी से हुई। अरे राजेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं, इनका आंचल गिर गया था, मैंने उसे ठीक कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? जी नहीं, आज पहली बार देखा है। ये शिवानी है, बड़ी होनहार आर्टिस्ट, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती है। एक दिन जब शिवशंकर बाबू के यहां मेहमानों की महफिल सजी हुई थी, तब चंदन और शिवशंकर बाबू ने शिवानी से एक आग्रह किया। आपको मालूम है दादाजी, दीदी जितनी अच्छी मूर्तियां बनाती हैं उतना अच्छा गाती भी हैं। अरे ये तो नहीं मालूम था। बच्चे लोग, सब लोग आओ इधर, शिवानी गाना गाएगी। नहीं नहीं, मैं गाना वाना क्या जानूं। झूठ मत बोलो दीदी, उस दिन समुद्र के किनारे क्या गा रही थी? वो तो मैं... वो तो कुछ नहीं बेटी, तुम्हें गाना ही पड़ेगा। अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा गाना सुनने के लिए ही हम पैदा हुए। क्यों राजेश? हाँ दादाजी। गाइए ना। अच्छा, आप सब लोग कहते हैं तो एक भजन सुनाती हूँ। हाँ बेटी, हम तो भजन ही सुनेंगे। ये भजन मैंने स्कूल में सीखा है। भजन की भावना ये है कि गोकुल में कृष्ण की बंसी सुनकर सब गोपियां मुग्ध हो जाती है, अपनी सूध बूध खो बैठती हैं। एक दिन राधा ने कृष्ण से कहा, कान्हा तुम बंसी ना बजाया करो। कृष्ण ने पूछा, क्यों? तो राधा ने कहा, नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी। नींद चुराए चैन चुराए डाका डाले तेरी बंसी। अरे दिन दहाड़े चोरी करे रात भर जगाए डाका डाले तेरी बंसी। हो नींद चुरा
शिवानी के गीत ने राजेश को भाव विभोर कर दिया, तो राजेश की मां शोभा भी शिवानी के गाने पर मोहित हो गई। अरे वाह बेटी, तू तो बहुत अच्छा गा लेती है। आवाज भी कितनी सुरीली है। इसे पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। कौन है ये लड़की? इसका नाम है शिवानी। चंदन ने इसे अपनी बहन बना लिया है। बेटी, आप हैं राजेश की माँ। नमस्ते। जैसा गुण वैसा ही रूप। कितनी खूबसूरत है इसकी आंखें। लेकिन माँ जी, मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, यही ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती है। ओह। राजेश मन ही मन शिवानी को चाहने लगा था। ये और बात है कि अपना हाल दिल वो अब तक बयां नहीं कर पाया था। शिवानी, आप? तुमने मुझे पहचान लिया? क्यों नहीं, हम लोग तो खुशबू और आवाज से सब कुछ पहचान लेते हैं। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। मित्रन जी रोज शाम को मुझे यहाँ छोड़ जाते हैं और मैं यहाँ बैठी बैठी लहरों की आवाज सुनती हूँ। आप भी रोज यहाँ आते हैं? हाँ हाँ, अक्सर आता हूँ। मुझे भी ये समुद्र तुम्हारी तरह बहुत पसंद है। खास तौर पे ये लहरें जो किनारे से टकराकर मोतियों की तरह बिखर जाती हैं। बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तुमने छुआ है इन्हें? नहीं, जी तो बहुत करता है, लेकिन हम लोगों का वहाँ जाना मना है। मेरे साथ चलोगी? नहीं नहीं, आप भी वहाँ मत जाइए। वहाँ डूबने का डर है। जहाँ डूबने का डर होगा वहाँ तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ। फिर एक दिन वो भी आया जब राजेश ने शिवानी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। कितनी अच्छी फूल है, कितनी मनमोहक सुगंध है। इन फूलों का नाम क्या है जानती हो? नहीं। प्रेम बंधन गुलाब। प्रेम बंधन? मैं समझी नहीं। मैं भी नहीं समझा था, लेकिन वो जो गंगाराम फूल वाला है ना, उसने समझा दिया। क्या? कहने लगा, जौन है तौन, इन फूलों में वो तासीर है कि लड़की ने एक बार खुशबू ली कि शादी पक्की। शादी? तुम्हारी और मेरी। हाँ शिवानी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी सोच लिया था कि तुम ही मेरी जीवन संगिनी बन सकती हो। तब आप ये नहीं जानते थे कि मैं अंधी हूँ? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखवाऊंगा, और अगर फिर भी तुम्हारी आंखें ठीक न हुई तो तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। इधर राजेश के धन लोलुप पिता सेठ अमीचंद 10,000 रुपए का डोनेशन देकर ब्लाइंड स्कूल के प्रेसिडेंट बन गए। खुद को दरिया दिल साबित करने के लिए सेठ अमीचंद ने एक आदर्शवादी भाषण पढ़ा। सज्जनों और देवियों, आपने मुझ जैसे मामूली आदमी को इतना मान दिया, सभापति बनाया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हाँ, इन बेचारी अरे क्या घसीट दिया राजेश ने? सुकुमारी। हाँ, इन बेचारी सुकुमारी कन्याओं के लिए कुछ करना भी एक तरह की देश सेवा है। हमारा पहला कर्तव्य है कि हम उनका अंधेरा जीवन खुशियों के उजाले से भर दे। और इसलिए मैं देश के नौजवानों से पुकार कर कहता हूं कि आप आगे आए और इन लड़कियों का हाथ थामकर इन्हें जीवन संगीन बनाएं, इन्हें जीवन संगिनी बनाएं। भाइयों और बहनों, सेठ अमीचंद ने जो कुछ कहा है वो केवल कोरा भाषण नहीं, बल्कि उस पर अमल कर दिखाया है। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि इन्होंने अपने इकलौते बेटे श्रीमान राजेश का विवाह इस स्कूल की विद्यार्थी कुमारी शिवानी से करने का फैसला किया है।
इस ऐलान के बाद अमीचंद का सारा आक्रोश घर आकर राजेश और राजेश की मां पर उतरा। देखो राजेश, मैं तुम्हारे साथ बहस करना नहीं चाहता। आइंदा तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। चलो जी, समझा लो अपने बेटे को। शिवानी से भी ये बातें छुप नहीं सकी। शिवानी, मैं ये कहने आया था। मैंने सब कुछ सुन लिया है। भगवान के लिए अब मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। मैं नहीं चाहती मेरे कारण तुम्हें परेशानी हो और तुम्हारे घर में झगड़ा हो। मेरी बात तो सुनो शिवानी। मुझे तुम लोगों से जो अपनापन और प्यार मिला है वही क्या कम है। राजेश और शिवानी की जिंदगी में आए तूफान की कहानी शिव बाबू को भी पता चली तो वे सेठ अमीचंद के घर जा पहुंचे। देखो अमीचंद, अगर मेरा बेटा होता और किसी अंधी लड़की से भी शादी करना चाहता तो मैं इतराज नहीं करता। और फिर उसकी आंखों का इलाज भी तो हो सकता है। हाँ, इलाज क्यों नहीं हो सकता? यही तो कह रहा हूँ मैं। इलाज तो हो सकता है, लेकिन एक अनाथ गरीब लड़की का इलाज कराएगा कौन? मैं? तो क्या हर्ज है अमीचंद, तुम्हारा थोड़ा सा काला पैसा अच्छे काम में जाएगा। देखिए राज साहब, अगर इलाज कराने के बाद भी वो ठीक ना हुई तो मेरा तो 1500 रुपया गया पानी में। 1500 क्या बात करते हो अमीचंद, वो तो स्पेशलिस्ट की फीस भी नहीं होगी। लेकिन अगर ये बात है तो चिंता ना करो, उसके इलाज के खर्चे की जिम्मेदारी मुझ पर। तब तो शादी के लिए राजी हो जाओगे। अगर इलाज के खर्चे की जिम्मेदारी आप लेते? यही तो मैंने कहा। और लड़की ठीक हो जाती तब तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। शिवानी फिर से देख सके ये हसरत दिल में लिए चंदन ने अपनी एक तमन्ना जाहिर की। दादाजी, जब एक आंख से सब कुछ दिखाई देता है तो दोनों आंखों की क्या जरूरत? डॉक्टर साहब, आप मेरी एक आंख दीदी को दे दीजिए ना। नहीं नहीं चंदन, ऐसे नहीं कहते दादाजी। हाँ बेटा। मेरे लिए तो आंखों से ज्यादा कीमती है आपका प्यार, माँ की ममता और चंदन का अनुराग। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और फिर चंदन का जन्मदिन आ पहुंचा। पार्टी में चंदन को बधाई देने के लिए फूल वाला गंगाराम भी पहुंचा था। ओ बबुआ, अरे देखो हम तुम्हारे वास्ते दिल खुश गुलाब लाए हैं। 1000 साल जियो, राम करे हमारी उम्र भी तोहे लग जाए। गंगाराम, तुमने बड़ी देर कर दिया। बाबूजी फाइल आ गई। आज बबुआ का जन्मदिन है ना, जसन वसन हुई का चाहिए। इका वास्ते हम डूडू की ढूंढत रही। राम करे बबुआ हमार फुलवा को, हमरी उम्र लगी जाए। राम करे बबुआ हमार फुलवा को, हमरी उम्र लगी जाए। पतझर आए हो, पतझर आए, बसंत ऋतु जाए हो जाए, चंपा चमेली मुस्काए। राम करे बबुआ हो। पार्टी अपने रंग पर थी, मगर तभी अचानक चलो गंगाराम उठा जाए। उठाओ। हर पल खुश रहने वाला चंचल और प्यारा चंदन अचानक मरीज बनकर बिस्तर से लग गया। अरे का पेट में थोड़ा सा दर्द हुई कबा और तुम खटिया पर पड़ गए। अरे तुम तो शेर बच्चा हो। कितने अच्छे फूल हैं। अरे होंगे नहीं, जौने तौन गंगाराम की दुकान के फूल हैं, कोई ऐसे वैसे के हैं नहीं। ए बबुआ, हम ये कहने को आए हैं, शाम की गाड़ी से हम गांव जाते हैं, 1 महीने बाद लौटब, तब तक बिल्कुल फिट हो जा। हाँ। सभी को उम्मीद थी कि चंदन जल्दी ही अच्छा हो जाएगा, मगर होने के खेल निराले हैं। और ये तब पता चला जब शिव बाबू चंदन की रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर सुनील यानी सत्येन कप्पू के पास पहुंचे। सुनील, रिपोर्ट मिली? जी हाँ। तुम इस तरह क्यों बोल रहे हो? कोई खास बात है क्या? चाचा जी, चंदन जो मांगे वो उसे दीजिए। यानी जो वो कहे वो ही आप किया कीजिए। कोई घबराने की बात तो नहीं। कैसे कहूँ वकील साहब,
लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से कहना पड़ता है कि चंदन की जिंदगी के अब ज्यादा दिन बाकी नहीं। नहीं सुनील, ऐसा मत कहो। तुम उसके बाप के दोस्त हो, वो तुम्हारे बेटे समान है। जी हाँ, लेकिन ये रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। काश की रिपोर्ट गलत हो सकती है। आखिर से हुआ क्या है? ल्यूकेमिया सेल पॉजिटिव। इधर अपनी जिंदगी पर मंडराते मौत के साये से बेखबर चंदन आज भी खुशियों की आस कर रहा था। माँ, मुझे एक सपना आया। कैसा सपना बेटे? मैं दिवाली मना रहा हूँ, मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं। चारों तरफ उजाला ही उजाला है, तारे जगमगा रहे हैं। दादाजी, दिवाली को और कितने दिन हैं? बस थोड़े दिन है बेटा। क्यों? इस बार हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे ना? हाँ बेटा, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। चंदन अपनी बीमारी से बेखबर था और उसके प्यारे दादाजी पर एक एक करके जैसे बिजलियां गिर रही थीं। चाचा जी, आप एक काम कीजिए, 1 हफ्ते के अंदर ही दिवाली मना लीजिए। छूटी दिवाली, मोहल्ले वालों को समझाकर। क्या कह रहे हो सुनील भैया? क्या इतना भी वक्त नहीं कि हम महीना 2 महीना भी नहीं? नहीं चाचा जी, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि शायद 1 हफ्ता भी उसके लिए। बस 1 हफ्ता? क्या हिंदुस्तान के बाहर जाकर भी इसका कोई इलाज नहीं हो सकता? नहीं राजेश, कोई फायदा नहीं होगा। अब इसके लिए कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद नहीं। चाचा जी, हिम्मत से काम लीजिए। बेटा, हम बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाएंगे चंदन के लिए। उसकी खुशी के लिए हम झूठी दिवाली मनाएंगे। आओ बेटा। 1 महीना पहले दिवाली मनाने की बात जब चंदन की मां अनुपमा ने सुनी तो वो फिक्रमंद होकर अपने ससुर यानी चंदन के दादाजी के पास पहुंची। बाबूजी, ये दिवाली 1 महीना पहले क्यों मनाई जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं बहू। वो चंदन ने कहा था कि इस बार दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, इसलिए मैंने सोचा। लेकिन 1 महीना पहले क्यों? क्योंकि बहू। क्या हुआ है चंदन को? नहीं, तुम घबराओ नहीं बहू, तुम इस तरह घबराओ नहीं है? क्या हुआ है? तुम घबराओ नहीं बहू, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे बताइए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। हाँ, बहू मैं आप बताइए ना। मैं जानता हूँ तुम बर्दाश्त कर लोगी। क्या हुआ है चंदन को? मुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा बहू। हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। और फिर नकली दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई गई। चंदन दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ा रहा था, मगर पटाखों के शोर से भी कहीं ज्यादा हाहाकार हो रहा था चंदन की मां और चंदन के दादा के दिल में। धीरज रखो बहू, तुम्हें जितना रोना है बाद में रो लेना। अभी अगर चंदन को शक हो गया कि इस बीमारी से वो बचेगा नहीं, तो उसकी जिंदगी की जो थोड़ी सी म्याद बाकी है वो भी खत्म हो जाएगी। समझती हूँ बाबूजी, कोशिश कर रही हूँ, पर ये आंसू नहीं रुक रहे। सच्चाई लाख पर्दों में छुपाने से भी छुप नहीं सकती। वही भयंकर राज जिसे चंदन की मां और दादाजी ने बड़ी कोशिशों के साथ चंदन से छिपा कर रखा था, आखिर जाहिर हो गया। क्यों बंसी, दिवाली कैसी लगी? अरे ये तो असली दिवाली से भी अच्छी दिवाली। असली दिवाली? तुम्हें नहीं मालूम ये नकली दिवाली है? नकली दिवाली? हाँ, बाबूजी कहते थे कि ये दिवाली तुम्हें कुछ करने के लिए मनाई जा रही है। असली दिवाली को तो अभी 1 महीने बाकी है। लेकिन दादाजी ने ऐसा क्यों किया? शायद मैं बीमार हूँ ना, इसलिए। तुम इस बीमारी से बचोगे नहीं चंदन, तो हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले जाओ। हमेशा के लिए? कहाँ? भगवान के घर में, अपने डैडी के पास। सच्चाई जानकर भी चंदन टूटा नहीं, बल्कि अब भी उसे खुद से ज्यादा अपनी शिवानी दीदी की फिक्र थी। उसने अपने दादाजी से एक वादा लिया। दादाजी, बेटा, आपको याद है? क्या? डॉक्टर अंकल कह रहे थे अगर एक की आंख दूसरे की आंखों में लगा दी जाए
तो वो देख सकता है। तो आप मेरी आंखें दीदी को दे दीजिए ना। ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं चलाऊंगा, लेकिन दीदी मेरी आंखों से तुम्हें, माँ को, सबको देख सकेगी। कितना अच्छा होगा, है ना बेटा? बोलो दादाजी, मेरी बात रखोगे ना? दीदी को मेरी आंखें दे दोगे ना? चंदन, ये क्या कह रहा है बेटा? माँ, तुम मेरे पास ही रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तेरे पास हूँ बेटा। दादाजी, क्या हुआ बेटा? दादाजी मेरे चारों तरफ अंधेरा क्यों है? मुझे पकड़ के रखना, छोड़ना मत। बेटा नहीं। माँ, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सुला दो ना। बोल बेटा, बोल बोल। चंदन बेटा बोल। चंदन, चंदन, चंदन। सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। चंदन जा चुका था, मगर दादाजी चंदन से किया गया अपना वादा भूले नहीं थे। हाँ सुनील, हाँ, बस थोड़ी देर हुई, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अभी तक किसी को खबर नहीं की। सुनील, तुम आई बैंक के सर्जन को लेकर जितनी जल्दी हो सके यहाँ चले आओ। बाबूजी, किसे फोन किया आपने? मैंने सुनील से कह दिया कि आई बैंक के सर्जन को यहाँ... नहीं, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। होने दो बहू, होने दो। यही चंदन की आखिरी ख्वाहिश थी, हमें पूरी करनी है। नहीं, मैं किसी को अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगी, नहीं लगाने। बहू सुनो बहू, क्या तुम नहीं चाहती कि चंदन हमेशा हमारे साथ रहे? बहू, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि चंदन की आंखों की ज्योति कभी बुझे नहीं, हमेशा जिंदा रहे शिवानी के साथ। हाँ कर दो बहू, हाँ कर दो। मैं उसकी माँ हूँ, कैसे हाँ कर दूँ? जान तुम्हारी दिल की हालत क्या है, लेकिन यही चंदन की अंतिम इच्छा थी। वो शिवानी को बहुत प्यार करता था। मान जाओ बहू, आओ मेरे साथ। गंगाराम फूलवाला भी अपने गांव जाकर लौट आया। उसे कहां मालूम था कि कैसी खबर उसका स्वागत करने वाली है। तो हर चंदन भैया अभी दुनिया में नहीं है गंगाराम। कहा? नहीं नहीं, ऐसी बुरी बात मत बोलो। अरे ये क्या बोलत है रे? हाँ गंगाराम, भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। चलो फूल ले चलो, उसे सजा कर विदा करें। नहीं नहीं राजेश भैया, नहीं। अरे हम नहीं जानत रहे कि जो फूल शादी और पूजा के काम आते वही फूल अर्थी को भी शोभा बनब। अरे हम तो जन्मदिन पर बबुआ से बोलत रहे, अरे बबुआ तुहार शादी का सेहरा हम बना। अब उन्हीं हाथों से अर्थी कैसे सजाब? नहीं राजेश भैया, नहीं। आज से हम फूल नहीं बेचब, नहीं बेचब रे। हे बबुआ, बबुआ। चंदन नहीं रहा, ये बात शिवानी को बताई नहीं गई। हाँ, आंखों की ग्राफ्टिंग के बाद जब पट्टी खुली तो... अरे ये क्या? ये रोशनी है बेटे, धीरे धीरे फिर से आंखें खोलो। अब कुछ देख सकती हो? हाँ, मैं देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ। हाँ, मैं देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ। मुबारक हो राय साहब। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इस सूरत से तो तुम मुझे पहचानोगी नहीं। मैं हूँ दादाजी। हाँ बेटा। और ये लड़का है राजेश। और बहू, जरा नजदीक आकर इन प्यारी आंखों को तो देखो। माँ,
माँ मैं सबको देख रही हूँ, लेकिन चंदन को नहीं देखा। कहाँ है चंदन? जब से मेरा इलाज शुरू हुआ ना वो मुझे देखने आया ना उसकी आवाज सुनाई दी। कहीं बाहर गया क्या? क्या हुआ? आप लोग बोलते क्यों नहीं? दादाजी क्या हुआ? अब तक बीमार है? मैं दूर से देखती हूँ। किधर है उसका कमरा? कमरे में बेटा बहू। चंदन भैया, चंदन। शिवानी की नजर चंदन की एक तस्वीर पर पड़ी जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। ये कौन? यही चंदन था, यही मेरा चंदन था बेटे। क्या? नहीं, हमें छोड़ के चला गया। नहीं, नहीं, माँ नहीं। रो मत बहू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज शिवानी तुम्हें चंदन की आंखों से देख रही है। हाँ बेटे, जाते वक्त चंदन अपनी आंखें तुम्हें दे गया था ताकि तुम देख सको। चंदन चला गया था, मगर जाते जाते शिवानी की अंधेरी दुनिया को अपनी आंखों से वो रोशन कर गया था। भाई और बहन का यह रिश्ता खून का नहीं था, अनुराग का था, और इसीलिए चंदन के दुनिया से चले जाने के बाद भी यह रिश्ता टूट नहीं पाया। फिल्म अनुराग 5 महीनों में बनकर पूरी हो गई थी। इसमें 12 दिन का आउटडोर शेड्यूल भी था जो मद्रास में किया गया। समुद्र के किनारे शिवानी यानी मौसमी पर फिल्माया गया गीत सुनरी पवन इसी आउटडोर शूटिंग में फिल्माया गया था। कोई तो हो ऐसा पूछे बात जो गिरूं तो पकड़ ले रे हाथ जो। कोई तो हो ऐसा पूछे बात जो गिरूं तो पकड़ ले रे हाथ जो। हंसे रोए सदा मेरे साथ जो सोए जागे संग दिन रात जो। ऐसे हो मिलन जैसे धूप छैया मैं हूँ अकेली अलबेली तू सहेली मेरी बन जा साथिया। सुनरी पवन पवन पुरवैया मैं हूँ अकेली अलबेली तू सहेली मेरी बन जा साथिया तू बन जा साथिया। मद्रास के जिस होटल में फिल्म अनुराग की यूनिट ठहरी हुई थी उसे ही शिवानी के ब्लाइंड स्कूल के रूप में दिखाया गया। फिल्म अनुराग ने न सिर्फ भारत में सिल्वर जुबली मनाई बल्कि विदेशों में भी इसे बहुत पसंद किया गया। मित्रों, शक्ति सावंत हमारे फिल्म जगत के एक वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्तित्व हैं। सफल फिल्में बनाने के साथ साथ उन्होंने फिल्म संसार की और भी कई तरीकों से सेवा की है। एक समय वे सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी इम्पा के अध्यक्ष के रूप में की गई उनकी सेवाएं सदा याद की जाती रहेंगी। जीवन में उन्हें कई सम्मान मिले, लेकिन जिस सम्मान को शक्ति सावंत सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं वो उन्हें फिल्म अनुराग के कारण मिला। इस सम्मान का जिक्र करना वे कभी नहीं भूलते। फिल्म अनुराग की रिलीज के बाद कलकत्ता से आंखों के सर्जन डॉक्टर राय बंबई आकर शक्तिदा से मिले
और ऐसी फिल्म बनाने के लिए उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर राय के अनुसार फिल्म अनुराग को देखने के बाद कलकत्ता में नेत्रदान के इच्छुक लोगों की तादाद एकाएक बढ़ गई थी। ये समाचार शक्ति सावंत को अपनी जिंदगी में मिला सबसे शुभ समाचार जान पड़ता है, क्योंकि फिल्म अनुराग के माध्यम से नेत्रदान का जो संदेश उन्होंने दिया था, वो संदेश सचमुच लोगों के दिलों में उतर पाया था। फिल्म अनुराग की बातों ने उम्मीद है आपके दिलों में भी अनुराग की जोत जलाई होगी और निश्चय ही नेत्रदान का जो संदेश ये फिल्म देना चाहती है उसका महत्व आप समझ गए होंगे। अब चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि फिल्म अनुराग की बातें इस प्रोग्राम की खातिर खोजबीन कर लाए थे अशोक अय्यर। प्रोग्राम को तैयार करने में सहायक थे PKA नायर। तकनीकी सहयोग कैलाश नाथ वर्लेकर ने दिया और बाइस्कोप की बातें आपको सुना रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा।